औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान असद सैयद प्रोग्राम वादी फ़िक्र आज एक नए एपिसोड के साथ और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम दो मेहमानों से बात करेंगे। आज का जो इंटरव्यू है इसके हमने दो पार्ट किए हैं। पहले पार्ट में हम जो है वो वसीम अब्बास तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे तालीम के हवाले से, स्किल्स के हवाले से। कुछ ऐसे इश्कालात हैं, कुछ ऐसी शकूक व शुबहात हैं जो पाकिस्तान में पैदा किए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। और जो इस वक्त राइज तालीमी निज़ाम है उसके हवाले से भी, और ये इस वक्त जो है वो बैरून मुल्क मौजूद हैं, वहाँ से भी पूछेंगे कि वहाँ पे क्या सिस्टम है नौजवानों को जो है एक तरक्की याफ्ता माशरे का हिस्सा बनाने के लिए। और उसके बाद हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे, हमारे साथ होंगे अखलाक खान काकड़ साहब। उनसे बात करेंगे कि किस तरह पौधों के ज़रिए, किस तरह सब्जियों के ज़रिए, फलों के ज़रिए हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या फार्मिंग में वो जदीद तरीके जो है वो पाकिस्तान में भी आ रहे हैं या अभी उसमें दूरी मुमकिन है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वसीम अब्बास तूर साहब का कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वसीम अब्बास। वालेकुम सलाम सर। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और ये जो मौजू है ये बड़ा मेरे दिल के नज़दीक है। इस पे काफ़ी मतलब 3-4 साल से काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे वक्त दिया। मैंने इसीलिए कोशिश की कि आपको लिया जाए, क्योंकि जो शख्स ग्राउंड पे इन चीज़ों पे काम कर रहा होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तजिया और तबसरा कर सकता है, क्योंकि वो बेसिकली उन तमाम परेशानियों को जो है वो फेस कर रहा होता है। तो आपने अपने बिजी शेड्यूल में से जो है वो हमारे लिए वक्त निकाला है, हम आपके मशहूर हैं। वसीम अब्बास, पहला मैं सवाल करूंगा कि पाकिस्तान में जो पहले एक तालीमी निज़ाम था, एक की अभी खान साहब बात कर रहे हैं कि हम जो है वो यकसा निज़ाम तालीम ला रहे हैं। एक तो ये मामला है जो अभी अंडर प्रोसेस है। दूसरा ये मामला है कि देहात हैं वहाँ की तालीम का क्या म्यार है और शहरों की तालीम का क्या म्यार है। सबसे पहले तो ये बता दें हमें कि निज़ाम तालीम की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वक्त जो खान साहब जो उनका एक विजन भी था कि पूरे मुल्क में जो एक निज़ाम तालीम हो, उस पे काफ़ी जोरों शोर से काम जारी है। मुझे ये मौका मिला पिछले 1 साल पहले 2019 में मैं इसी बीट पे काम कर रहा था, एजुकेशन पे। शफकत महमूद साहब की काफ़ी जो उनकी जो मीटिंग्स थे उनको अटेंड करने का मौका मिला। तो पहले जो स्टेप है उस पे तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि मार्च 2020 तक जो प्राइमरी लेवल है उसमें पाकिस्तान में एक तालीमी जो निज़ाम तालीम है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें एक निज़ाम तालीम जो है वो उसको नाफिज किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से वक्त की जरूरत है। मैं अभी 1 साल से इंग्लैंड में हूँ, तो आप यकीन करें यहाँ पे स्कूल्स तो डिफरेंट हैं, कि मतलब यहाँ पे अच्छे स्कूल्स भी हैं, बोर्डिंग स्कूल्स भी हैं, नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं वो भी हैं, लेकिन उनका उनका निज़ाम एक है। उस निज़ाम में से जो बच्चा निकल के जाता है उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स में और तरह के बच्चे, उनकी ग्रूमिंग, उनकी एजुकेशन, उनका समझ ले पूरा उनका एक अलग किस्म के बच्चे जो है सिस्टम में आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे जो अच्छा, एक तो आप ये बात कर रहे हैं ना कि प्राइवेट स्कूल की और गवर्नमेंट स्कूल का जो निज़ाम है उसमें बहुत तब्दीलियां हैं, फिर डिफरेंट सूबों में जो है वो डिफरेंट निज़ाम है, निज़ाम तालीम है। इसके साथ हमें ये भी बताएं कि क्या ये पाकिस्तान में ये जो ख्वाहिश है और ये जो इरादा है पीटीआई गवर्नमेंट का और खान साहब का खुसूसी जो ये विजन है, इस पे ये अमल भी करवा सकेंगे या सिर्फ ये बात जो है वो नारों की हद तक रहेगी और कल को फिर ये खटाई में पड़ जाएगा मामला। मेरे ख्याल से जब अगर आप प्राइमरी के लेवल की बात करें, जहां पे अभी किसी हद तक मतलब 90% तक जो है वो काम हो चुका है। कोरोना की वजह से कुछ चीजें पेंडिंग में थी, लेकिन मेरा ख्याल है मार्च तक वो इसको अमली तौर पर प्रैक्टिकली इसको नाफिज कर रहे हैं। अगर आप सूबों की बात करें तो 18वीं तरमीम के बाद जो कि तालीम जो है वो चूंकि सूबों को मुंतकिल हो चुकी है, इसमें कौन सा निसाब होगा, कौन से मजामीन पढ़ाए जाएंगे, किस लेवल पे क्या तालीम होगी, ये तो सूबों का हक है। लेकिन जो हुकूमत है, जो वफाक है, वो कोशिश कर रहा है कि अब देखिए पाकिस्तान में कितने निज़ाम तालीम है। एक तो हुकूमत है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, उसके साथ प्राइवेट स्कूल्स है, जिनके में नाम मतलब ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, बीकन हाउस का और सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तीसरे लेवल पे हमारे आप देखें तो जो मदारस है, दीनी मदारस है, वहां पे एक अलग किस्म का बच्चा आपके सामने आता है। चाहे वो इक्वलेंट तो है उनका कि वो जो निज़ाम जो इस्लामी तालीम हासिल करता है उसको भी ग्रेजुएशन के लेवल तक वो ले आते हैं बच्चे को, लेकिन उसमें काफी मतलब आपकी जो माशरती तालीम है उसकी कमी रह जाती है। इस पे आप हुकूमत एक निज़ाम बना के दे रही है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे
चाहे वो गवर्नमेंट है, कि वो एक लेवल का एटलीस्ट कुछ जो मजामीन है उनको पढ़ा के बच्चा जो मैट्रिक में के बाद वो निकले, तो कम से कम उसका जो उसका स्टैंडर्ड है वो एक हो, चाहे वो कोई दीनी मदरसे का तालिब इल्म है। अब मदरसे का तालिब इल्म तो आप जानते हैं क्या हालात होते हैं जब वो मदरसे अच्छा, से मैं निकलता है मैं मैं यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन भी कर दूं, फिर आप इस पे जो है वो तफसील में बात कीजिएगा कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो उनका निसाब तो हम यकसा कर लेंगे, एक जैसा कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट के इख्तियार में भी है। ये मदरसों का निज़ाम जो है वो उसे किस तरह आप यकसा करेंगे और किस तरह उसे जो है वो कौमी धारे में शामिल करेंगे? बड़ी बातें मैंने सुनी इस पे, मैंने आगे जाके आपको एक किस्सा भी सुनाना है, और फिर आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर ग्राउंड लेवल पे होता क्या है दर हकीकत। तो आप हमें ये बताएं कि निज़ाम तालीम जो है उसमें मदरसों को किस तरह इक्वल किया जाएगा, इन स्कूलों के बराबर कैसे लाया जाएगा? अब पहले तो ये था कि अगर कोई बच्चा मतलब वो मतलब आमतौर पे ये मदारस की ये रिक्वायरमेंट्स होती थी कि बच्चा प्राइमरी या मिडिल पास है तो वो आ जाए हमारे पास तो शुरू कर ले। और उसके बाद जब वो बच्चा आता था पहले, तो वो सिर्फ अपनी सर्फ और नहव और मतलब जो भी दीन की तालीम है वो हासिल करता था। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने ये लाजमी करार दिया है कि जो बच्चा भी इदारा ऑन करता है, मदरसा ऑन करता है, तो उसके लिए साथ साथ अपनी जो तालीम है, मतलब अगर वो मिडिल पास आता है तो वो 6 क्लास में एडमिशन लेगा, अगर वो मतलब उसके आगे शुरू करेगा, अगर वो प्राइमरी से आता है तो 6 और अगले ग्रेड से शुरू करेगा। तो अब ये जरूरी हो गया है कि वो बच्चा एटलीस्ट जब वो मदरसे से निकल के आए तो उसका मैट्रिक पास हो, या फिर वो इंटर तक वो जितना वो मदरसे में पढ़ रहे हैं साथ साथ ये भी हम जो हमें ग्राउंड रियलिटी पे भी बात करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो नेशनल लेवल का चैनल नहीं है कि हम इस पे बहुत सारा जो है वो लिहाज रखेंगे। हम बात करेंगे वो जो हकीकत पे मबनी है। मैं यहाँ आपके सामने कुछ जो है वो चीज़ें रख देता हूँ मिसाल के तौर पे, कि मैं खुद भी मदरसों की विजिट कर चुका हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे उलमा, वो अहले सुन्नत अहले तशय्युस तमाम मदरसों के मैंने विजिट कर रखे हैं। और बाकायदा तौर पे मैंने देखा है बहुत सारे मदारस में जहाँ पे सर्फ नाव और मंतिक और लुमा और ये सारी चीज़ें फ़िका पढ़ाई जाती है, वहाँ पे आप मिडिल के बाद भी ले रहे हैं, मैट्रिक के बाद भी ले रहे हैं, शॉर्ट कोर्स भी हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आप हिफ्स करवा रहे हैं, वहाँ पे तो आप 3 साल से 4 साल के बच्चे को लाके बांध देते हैं। ठीक है, उसको आप किस खाते में गिनेंगे? वो कहाँ अब जाएगा? ये तो अब शफकत साहब की जो अक्सर मैंने अटेंड की थी जो मीटिंग्स हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, गवर्नमेंट उनको इंश्योर करेगी हर सूरत वो बच्चे पढ़ें। ये नहीं हो सकेगा कि आप बच्चा हिफ्स कर रहा है तो बस ठीक है जी, वो हिफ्स वो काफी है, बाकी तालीम वो छोड़ दे। चाहे वो आप शॉर्ट कोर्स करें, चाहे वो आप फिका का इल्म हासिल करें या आप हिफ्स करें, आपको साथ साथ दीनी के साथ दुनियावी तालीम हासिल करना होगी। उसमें अब ये क्या गवर्नमेंट का मतलब निजाम सामने आता है कि वो साथ ही उसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगी, या गवर्नमेंट के पास उनका क्वाइफ होंगे कि ये बच्चे मदारस में आ चुके हैं तो जब ये छोड़ के जाएंगे तो हिफ्स के साथ ये 8th 10th या इंटर या ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ज्यादा जिम्मेदारी फिर मदारस मदारस पे आ जाएगी। लेकिन इसकी दूसरा पहलू देखें, बदकिस्मती से ये मसला हमारे साथ मौजूद है कि जो निस्बतन निस्बतन जो कम वसाइल वाले घराने हैं या कोई मसाइल का शिकार है, तो बच्चे जो है वो छोड़ दिए जाते हैं जी, ठीक है जी, दीन की तालीम हासिल करें। उसमें वालिदैन का कोई कोई फोकस या कोई जोर नहीं होता कि जी हमारा बच्चा दीन के साथ दुनिया की तालीम हासिल कर रहा है या नहीं। तो इसमें बहस हो सकती है कि क्या कितनी तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास अब माजरत के साथ एक अजीब सा अलमिया है कि शायद आप देखें कि मदरसों में जो एलीट क्लास है या जो मुतवस से ऊपर घराने हैं उनके बच्चे इतना हिफ्ज या इस तरफ नहीं आते, चले दीन की थोड़ी सी तालीम है। तो वो बच्चे जो बिल्कुल एक लोअर मिडिल या बिल्कुल एक दरमियाने तबके से निकल के आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स और फैमिलीज उनको ये नहीं होता कि ठीक है जी बच्चा हमारा साथ साथ दीन भी ले और दुनियावी तालीम भी हासिल करे। मेरे ख्याल से मैट्रिक आप बेस रख लें कि जी हर सूरत आपको, जैसे कि इंग्लैंड में है कि आपने कॉलेज से पहले तालीम अपनी हर सूरत मुकम्मल करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो सोशल केयर वाले आपको, इवन के पुलिस, आपका स्कूल वाले आपका पीछा करेंगे और आपके बच्चे को लेके जाएंगे। और अगर आप चूं क्या कहते हैं कि वो अब कोशिश करेंगे कि जी ठीक है कोई हमारा बच्चा है नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़े, गवर्नमेंट कहती है जी बच्चा हमारा है उसको पढ़ना पड़ेगा, ये मेरे जानने अगर वालों अगर के साथ अगर ऐसे। मिसाल के तौर पे जो है वो पब्लिक जो है वो रुकावट बनती है, अगर कोई वालदेन रुकावट बनते हैं कि नहीं हमें नहीं पढ़वाना, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है वो लागू करेगी अपने कानून के जरिए, उसको फोर्स करेगी कि आपको पढ़ाना है, क्योंकि ये हमारे माशरे का हिस्सा है। जी 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 सर, सख्ती से जिसे कहते हैं डंडे से पढ़ाना पड़ेगा आपको, कि वो आपको यहाँ तक भी हो जाता है मतलब यहाँ का सिस्टम ऐसा है, एक तो सोशली बच्चे को इस तरह वो रखते हैं कि बच्चा ओन करती है गवर्नमेंट, कि बच्चा हमारा है।
उसको मील फ्री होते हैं, उसको खाना फ्री होता है और काफी सहूलतें हैं उसको। फिर जब वो कहते हैं कि जी बच्चा हम गवर्नमेंट का है, तो पेरेंट्स जो है वो बच्चे की तालीम को, जो बेसिक उनका लेवल है कि स्कूल की तालीम मुकम्मल हो, मेरा ख्याल है कॉलेज तक उसकी तालीम मुकम्मल हो, तो उससे पहले अगर आप बच्चा नहीं भेजेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ पाकिस्तानी जो हमारे होते हैं कि जी बच्चा ठीक है पाकिस्तान ले गए, 2 3 4 महीने उधर रह लिया, पहले होता था कि वो थोड़े से नर्म थे, लेकिन अब बहुत सख्ती हो गया है इधर, तो बच्चे को मजाल नहीं है क्या। अब ये देखें कोरोना इतना सख्ती से फैला, पहले जो स्टेप था इंग्लैंड में, वहां पे तो हर चीज लॉकडाउन होगी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, लेकिन दूसरे जो स्टेप पे उन्होंने लॉकडाउन खोला है, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कोरोना का पेशेंट आपकी क्लास में आता है, तब आप ये करें, पूरी पूरी क्लास को आप आइसोलेशन में 14 दिन के लिए भेज दें, स्कूल बंद नहीं होंगे। तो अभी ये ऐसे ही है कि अब दूसरा लॉकडाउन अच्छा, दो। एक और बात भी मैं अगर आपसे पूछूं तो आप हमें ये बताएं कि जिस तरह हमने पहले देखा पिछले 7 से 8 साल या शायद इससे भी ज्यादा, कि मुशर्रफ दौर से हम सुनते चले आ रहे हैं कि मदरसों में जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाएगी, रिफॉर्म्स की जाएंगी, तालीमी निज़ाम ये होगा, फलां होगा फलां। आज तक तो हम मदरसे ही रजिस्टर नहीं कर सके। ये अगला जो निज़ाम है कि हम निज़ाम तालीम जो है उसको यकसान कर लेंगे और मदरसों के ऊपर लागू कर देंगे और उनको पाबंद बना लेंगे, ये तो बड़े दूर की बात है। इसमें असल में थोड़ी सी जो आप समझ लें कि कंसर्न है या थोड़े से खदशात ये इस तरफ से आते हैं कि उलमा या ये जो मजहब से रिलेटेड ज्यादा लोग हैं, वो ये कहते हैं कि शायद अगर हम रेगुलराइज हो गए, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो गए, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी हम पे नाफिज करेगी। तो ये कुछ खदशात तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वक्त की जरूरत है। अब देखें कि जो वॉर एंड टेरर पिछले 10 15 साल में जो मसाइल पैदा हुए, उसमें थोड़ी सी, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ उनसर, कुछ मदारस और कुछ एक खास किस्म के लोग इसमें मुलविस थे। तो ये आप सऊदीया देख लें, आप सऊदी अरब के अलावा ईरान देख लें, यहाँ पे सारी चीजें हुकूमत के पास होती हैं, उनको पता होता है कि जो मदारस है वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह के लोग आगे आ रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई खदशात नहीं होने चाहिए, और सबको रेगुलराइज, बिल्कुल चाहे वो मसले कोई भी हो, उनको रेगुलराइज होना चाहिए। और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ये बिल्कुल कर रही है, और बिल्कुल नजदीक है, मार्च तक की मेरा ख्याल है हो चुके होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस मिशन में कामयाब हो जाए ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो यकसा निज़ाम तालीम हासिल कर सकें। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी बात करें कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं उसमें हमने क्योंकि आपने कवर किया है इन इजलासों को, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि उसमें क्या ऐसी चेंजेस की जा रही हैं कि जिसका बच्चे के ज़हन पे बुनियादी तौर पे असर होगा, जैसे इखलाकियात है, जैसे जापान में रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, उसकी उसका एहतराम करना, अपने जो लॉ है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको फॉलो करना, और फिर बुनियादी तौर पे बच्चे को एक शफीक इंसान बनाना। ये बुनियादी तौर पे जैसे माँ की गोद से लेके बुनियादी जो स्कूल स्कूल का निज़ाम है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर असर छोड़ती हैं। मैंने आपकी वो क्लासेस भी देखी, जैसे आपके गांव में आपने कुछ उसकी पिक्चर्स भी शेयर की थी सोशल मीडिया पे। तो ये तो बिल्कुल बुनियादी होता है ना, कि जिस तरह एक वाइट पेज है, बच्चे का दिमाग तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? इसमें आपने देखा होगा, कोरोना में चीजें तो काफी मतलब और तरह की होगी। जब स्कूल बंद हुए तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन भी क्लासें ली, उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन को इस्तेमाल किया गया, उस पे क्लासेस शुरू कर दी गई। तो मेरे ख्याल से ये भी एक उसी तालीम का हिस्सा है। बदकिस्मती से अगर आप हमारे निज़ाम को देखें तो इस पे बात भी मेरा ख्याल है इस यहाँ कर लें, या फिर बाद में कुछ सेशन रख लें, करियर काउंसलिंग का बड़ा मसला है। तो उससे पहले मैं, आपने जो पूछा है, तो मेरे ख्याल से हमारा सिस्टम रट्टे पे चल रहा है। माजरत के साथ आप 8th ग्रेड देख लें, 9th और 10th देख लें, मैंने मैंने बड़ा क्लोजली इनको देखा हुआ है। हर चीज रट्टे पे चल रही है, रट्टा लगाएं और बस पास हो जाए। मतलब स्टूडेंट के पास क्या है जी, कि पास हो जाएं, पास हो और आगे जाएं, अगले अगले स्टेप पे चले जाएं। स्टूडेंट की लर्निंग, उसकी ग्रूमिंग, उसको मतलब ये तो नहीं है कि आप ग्रेड अच्छे ले लें, आपने एक स्टेप पास कर लिया, आप लिख पढ़ सकते हैं तो जी काफी हो गया, नहीं। इसके साथ हमें इखलाकी तरबियत, तालीम और तरबियत दो अलग अलग लफ्ज है, लेकिन बोले इकट्ठे जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम एक रट्टा सिस्टम, एक रट्टे वाली क्लास तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो तरबियत वाला थोड़ा सा मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उस मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को तरीके मुख्तलिफ किए जा रहे हैं ऑनलाइन। मतलब आप इधर का निजाम देखें इंग्लैंड का, तो यहाँ पे खेल खेल में बच्चों को चीजें सिखाई जाती हैं, रट्टे वाला कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है रट्टे वाला कि आप ये चीज रट के आ जाए सवेरे और उसको जनाब आप लिख दे जी, 2 पेज का सवाल उसका जवाब, वो चीज नहीं है इधर। इधर गवर्नमेंट ने अब जो अब मैट्रिक का निजाम देखे, उसमें एमसीक्यूज को लेके आना,
मतलब अब पहले ये नहीं होता था, जब हमने मैट्रिक किया था तो बस जी वो 10-10 नंबर के 10 सवाल हैं या 20-20 नंबर के 5 सवाल हैं, इवन के ग्रेजुएशन लेवल तक वो लिख दिए और ये पास हो गया। लेकिन वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें तब्दील हो रही हैं, लेकिन बहुत तेजी से अभी इनको तब्दील करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है, अगर मुझे अगर उम्मीद मैं है। यहाँ यहाँ पे ये जिक्र करूं कि जिस बच्चे को आप माशरे का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, उसको आपने माँ की गोद से निकाला, अभी आपने स्कूल में दाखिल करवा दिया, अभी उसको आपने ये सिखाना है कि तुम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो। अच्छे प्रोफेशनल बनने का जो मरला है वो आपका मिडिल से ऊपर जाके शुरू होता है, कि फिर वो मैट्रिक में जाएगा, फिर आगे जाके वो कुछ स्किल सीखेगा। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने बात करनी है आपसे, जो एक बड़े तेजी के साथ एक चीज जो है प्रमोट की जा रही है, वो यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, वो हमारे माशरे में पाकिस्तान में आजकल जेर बहस है ये मौजूद, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, कि चंद नौजवान हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं कि डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें फाड़ के फेंक दें, अगर आपने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हुआ है तो उसे कैंसिल कर दें, आप सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग सीखें और दीगर जो है वो स्किल सीख के आप मैदान में आए, क्योंकि डिग्रियां आपके पैसे ज़ाया कर रही हैं, आपका टाइम ज़ाया कर रही हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखना चाहिए और अपना फ्यूचर जो है उसे बेटर बनाना चाहिए। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इस पे लोग इस बड़े कंफ्यूज हैं, नौजवान जो है वो, अभी मेरी चंद दोस्तों से बात भी हो रही थी इन्हीं दिनों में, वो ये कह रहे थे कि मुझे जो है वो फलां यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, दूसरा उसे मना कर रहा था कि नहीं नहीं, सुना नहीं है फलां बंदे को, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, जो बंदे इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कि वो तो कह रहे हैं स्किल सीखना है तो मैं नहीं ले रहा दाखिला। मतलब ये कंफ्यूजन है ना, तो कुछ दोस्त कहते हैं कि लेना है दाखिला, कुछ कहते हैं नहीं लेना, हमें तो स्किल सीखने। इसमें इसमें मेरे ख्याल से आपका स्कूल, जहाँ जहाँ पे बच्चा 8-10 साल पढ़ा है, फर्स्ट पहली क्लास से लेके मैट्रिक तक, नंबर वन स्कूल आपका, जो आपके टीचर है, एक निज़ाम बनाने की जरूरत है। इसमें स्कूल, इसमें आपके पेरेंट्स, ये दो दो जो ऐसे अनासर है जो फैसला कर जिनको करना चाहिए। मसलन अब एक बच्चा जो है वो एवरेज बच्चा है, उसके पास ना तो ज्यादा नंबर्स है, ना उसका तालीम में उसको दिल नहीं करता, और वो स्किल्स की तरफ ज्यादा माइल है। मतलब वो एक अच्छा कोई भी प्रोफेशन, एक कारपेंटर अच्छा बन सकता है, एक कोई और प्रोफेशन ले लें, जो हुनर ले लें, वो अच्छा सीख सकता है, बजाय इसके कि वो रट्टा लगाए पढ़े और पढ़ने में। मैं ये नहीं कह रहा कि तालीम की या डिग्री की अहमियत नहीं है, तालीम, डिग्री और इदारे की अहमियत अपनी जगह पे है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं आज को या कल को ये, मेरे ख्याल से एक निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि मैट्रिक के साथ ऐसे वो बच्चे जिनके ग्रेड्स कम है, वो बेशक आगे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें, लेकिन साथ वो कोई स्किल सीखें। अब जर्मनी देख लें, जापान देख लें, इवन कि आप इंग्लैंड देख लें, यहाँ पे बच्चा फ्री है मैट्रिक, जो यहाँ पे जो मैट्रिक लेवल है, जो कॉलेज तक पहुंचने के बाद बच्चा फ्री है। यहाँ पे मतलब आप स्किल भी सीख सकते हैं, साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये दोनों दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर बच्चा आउटस्टैंडिंग है, अच्छे ग्रेड ले रहा है, उसका एक बिल्कुल विजन क्लियर है कि जी मैंने कल को मैंने कल को जी बैरिस्टर बनना है, सोलिसिटर बनना है, मैंने कल को सहाफी बनना है, जो मतलब उसका उसका काउंसलिंग है, उसके बिल्कुल फोकस्ड है कि मैंने ये बनना है, फिर तो मेरा ख्याल है उसको वही बनना चाहिए, वही अपना शोबा और प्रोफेशन लेना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा कंफ्यूज है, मिसाल अगर बच्चा मैट्रिक के साथ मैट्रिक में आर्ट्स के साथ पढ़ रहा है, उसके बाद इंटर में वो बजाय एफएससी, आईसीएस, आईकॉम के बजाय वो एफए कर रहा है, तो मेरा ख्याल है ऐसे बच्चों को साथ स्किल सिखानी पड़ेगी। लेकिन डिग्री की अहमियत अपनी है। अब यहाँ पे देख लें, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि जी आपकी तालीम क्या है, तो तालीम डिग्री के साथ आती है, ऐसे तो नहीं है। तो अच्छा, अगर मुझे ये भी बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें डिग्री के साथ स्किल जो है वो सिखाने की भी जरूरत है? आप हमें ये भी बताएं, क्योंकि आप इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, तो 1 साल से मौजूद है, वहाँ पे क्या सिस्टम है? वहाँ का जो नौजवान है वो जब अपनी तालीम मुकम्मल करता है तो क्या वो बरसरे रोजगार भी हो जाता है, वो अच्छा इंसान भी होता है, वो माशरे के लिए मुफीद भी होता है, या नहीं होता? जैसा कि हमारे सर यहाँ पाकिस्तान में होता है कि एक बंदा जो है वो स्किल सीखने के बाद भी, वो डिग्री लेने के बाद भी, ना उसके हाथ में जॉब होती है, ना वो मुफीद माशरे के लिए एक अच्छा इंसान साबित होता है। और इवन ये कि प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए नौजवान भी जो है हमारे बाइसे फखर जो साइंसदान हैं उनके मुंह पे स्याही फेंक रहे होते हैं। तो हम क्या पैदा कर रहे हैं? ना तो हम अच्छा इंसान बना रहे हैं, ना हम अच्छा रोजगार हासिल करने वाला नौजवान पैदा कर रहे हैं, और ना ही अपने ला की रिस्पेक्ट करने वाला बंदा तैयार कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल आपकी बात ठीक है। निज़ाम तालीम में कमजोरियां तो हैं, बिल्कुल हैं हमारे निज़ाम तालीम में, क्योंकि जब बच्चा, मेरे साथ खुद हुआ है और इस पे हम काफी मैंने काम भी किया है। मैं एक हेल्पिंग हैंड्स नामी एक हमारी एनजीओ है, उसके साथ
मतलब उसके साथ काम कर रहा हूँ, तो सबसे मतलब हमारा जो फोकस था वो एजुकेशन था। एजुकेशन में सबसे बड़ा मसला ये आया कि बच्चे को कुछ पता नहीं कि उसने क्या करना है। इवन के वो बच्चे जिनके पास अच्छे नंबर्स हैं, मतलब वो भी ये नहीं पता कि हम क्या करें। ये ना सिर्फ मैट्रिक, बल्कि इंटर, बल्कि ग्रेजुएशन, बल्कि मास्टर लेवल तक भी ये मसाइल हैं। हमने कई सेशन लिए इस्लामाबाद में कैरियर काउंसलिंग पर। जो स्टूडेंट्स होते हैं मास्टर लेवल तक आके उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, कोई फैसला नहीं होता कि जी हमने ये करना है। बस जी दोस्त ने कहा था तो मैंने ये कोर्स कर लिया, बस जी पेरेंट्स ने कहा था तो मैंने एक कोर्स शुरू कर लिया, आगे मुझे तो कोई नहीं पता क्या करना है। और मैंने जाके कायदम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से इंटरव्यू लिए, नमल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लिए, तो लिटरली आप 85% यही था जी, कोई पता नहीं है जी, बस एडमिशन ले लिया, आगे कोई पता नहीं है। तो अच्छा, एक उसमें और चीज भी हमें बताएं, एक और चीज भी हमें बताएं कि जब मैट्रिक में एक सिटी का बच्चा जब वो मैट्रिक क्लियर करता है, तो उसको कुछ ना कुछ उसके टीचर्स, उसके वालिदैन उसे बता देते हैं कि तुम्हें आगे कौन कौन से स्टेप तुम्हारे सामने मौजूद हैं, कौन कौन सी जगह पे आप जा सकते हो, कौन सी तालीम हासिल करोगे तो वो क्या फायदा दे सकती है। जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जैसा कि आपका तल्लक भी जिस डिस्ट्रिक्ट से है उसी से मेरा भी है, तो वहां पे जब एक बच्चा मैट्रिक पास करता है, पहले तो उसका टारगेट बनाया जाता है कि तुम्हें 10वीं पास करनी है। वो 10वीं पास हो जाती है, वो कहता है अब आगे क्या करना है। ना उसे टीचर बताता है 10वीं पास करते हुए कि तुम्हें आगे कौन कौन से तुम्हारे पास रास्ते मौजूद हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, और अगर तुम्हारी तालीम अच्छी। वो जो टॉप कर रहा होता है वो बच्चा भी जब 10वीं के बाद बाहर निकलता है तो उसे भी कुछ पता नहीं होता कि मुझे आगे करना क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें, सॉरी, ये देखें, कैरियर प्लानिंग गाइड। इस पे हम तकरीबन 2 साल से काम कर रहे हैं, कैरियर प्लानिंग गाइड के। हमारा बच्चा बदकिस्मती से गांव में तो ये कोई इस तरह की चीज ही नहीं है हमारे, मतलब ज्यादातर एजुकेशन नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि वो मतलब पता नहीं, लेकिन एजुकेशन नहीं होती। फोकस जो है हमारे पेरेंट्स का या हमारे जो हमें बताने वाले होते हैं उनका कुछ और तरफ होता है। बच्चा बस जी स्कूल गया, टीचर की जिम्मेदारी है वो जो मर्जी करे, ठीक है। हमें कोई काउंसलिंग नहीं मिल रही होती। इस पे हमने ये शुरू किया या कोशिश कर रहे हैं कि मे भी अल्लाह करे हम कामयाब हो जाए। हम पंफलेट बनवा रहे हैं, ये देखें आपको मसलन अगर आप देख सकते हो, इसमें हमने ये है जनरल कैरियर। जनरल कैरियर, उसमें हम हमारी ये कोशिश है कि मैट्रिक लेवल पे जब बच्चा या बच्ची हमारी आई, नाइन्थ क्लास में आए, तो उसके पास एक पंफलेट हो जिसमें पूरी डिटेल हो पाकिस्तान में जितने कोर्सेज हैं, जितने प्रोफेशंस हैं उनकी। कि अब मैं पिछले दिनों जब हमारे गांव का स्कूल है वहां पे गया, तो बच्चों से मैंने कहा, टेंथ क्लास के बच्चों को, जी आपको पता है सीएसएस क्या होता है? कोई नहीं पता। या सीएसएस कैसे किया जाता है, या सीएसएस में की तैयारी के लिए क्या क्या होते हैं, या उसका मराहल होते फायदा हैं, क्या होता है, तो ये हमें मालूम ही नहीं फायदा है। क्या होता है। तो बच्चों को सिवाय इंजीनियर, सिवाय डॉक्टर, और मतलब एक दो और चीजें शायद किसी को पता हो तो पता हो, वरना मैट्रिक अच्छा, लेवल पे इसमें एक इवन इंटर। एक और मसला भी है। अगर आप बच्चों से ये पूछें कि तुम्हें क्या बनना है, तो वो आपको ये बता देगा, अब वो 10th वाला, कि 10वीं के बाद उसे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे कौन कौन से जो है वो स्टेप्स लेने हैं, ये भी नहीं पता एग्जैक्टली होता। इसमें आप यकीन करें, इतने पैसा, इतना वक्त बर्बाद हो रहा है। अगर एक बच्चा मैट्रिक लेवल पे डिसाइड कर लेना कि जी मैंने जी एलएलबी करनी है, मैंने वकील बनना है, सिंपली दैट्स इट, मैंने बस वकील ही बनना है, ये मेरा ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है मैं वकील बनूं, तो फिर वो क्यों जाके मतलब एफएससी करे। अगर वो निस्बतन कमजोर बच्चा है, उसने एलएलबी करनी है, तो उसको आर्ट्स कराएं, उसको एफए कराएं, उसको सिंपल 5 साल का एलएलबी कराएं, और बच्चा आपका वकील बन गया। अब बजाय उसके कि आपको उसको साइंस के साथ कराएं, उसको एफएससी या प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवा के आगे से फिर उसको आपने एलएलबी करवानी है, तो आपके टाइम और आपकी एनर्जीज का सारी वेस्ट हो जाएंगी। तो इसमें मैट्रिक लेवल पे मैं दोबारा कहूंगा, हमने मैट्रिक से इंटर तक ये 4 साल होते हैं, जिसमें बच्चे को टीचर्स और फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को देख के, उसका रुझान देख के, उसके मार्क्स देख के, और फिर उससे पूछ के, उसका इंटरेस्ट देख के। मेरे ख्याल है मैट्रिक में आप उसको एक लाइन दे दें। मैट्रिक में बच्चे को इतना शौर तो नहीं होता, लेकिन वो ये है कि उसके मार्क्स तो देख के, अगर बच्चे के मार्क्स साइंस में अच्छे हैं, ए ग्रेड्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, तो उसको कोशिश करें कि साइंस की तरफ मोड़ दें। अगर वो कमजोर बच्चा है तो कोई बात नहीं, हर हर बच्चे का इंटरेस्ट अलहदा होता है। मे बी कोई साइंस में कमजोर बच्चा अच्छा वकील बन जाए, मे बी वो सीएसएस कर ले। तो उसमें स्कूल, जो टीचर्स हैं आपके, और पेरेंट्स, इनका एक कोऑर्डिनेशन होना
बहुत जरूरी है। अगर ये बन जाए, बच्चे को खुद इल्म हो जाए कि जी मैट्रिक के बाद कौन कौन से कोर्सेज मैं कर सकता हूँ। और तीसरी, फिर मुश्किल थोड़ी बात है लेकिन, कि 10 साल बाद कौन से जो चीज मार्केट में इन होगी। अब पिछले आप 10-12 साल देख लें, हर हर दूसरा बंदा जी मैथ्स कॉम में जा रहा है। हमारे साथ ये हुआ, मैंने मैथ्स कॉम किया, अब थोड़ा सा आईटी की तरफ रुझान बन गया। तो ये एक बड़ा मुश्किल, और मैं सॉरी, अच्छा आपको अच्छा सॉरी अच्छा, बता दूं, वसीम 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 ये मैं भी बताएं। सॉरी बता दूं, अगर अ, कोई कोई स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हो तो ये देखें, एजू वर्ड, एजू विजन, ये हमने उन्हीं से लिया है। और मैं इसको अपनी मेरा ये ख्याल कि मैं इसको अपने नाम से कहूँ, एजू विजन है, इस्लामाबाद में ये काउंसलिंग करते हैं। इनकी कैरियर्स, वेबसाइट है, इनकी ये लिखा ये हुआ है ना, देखिए, कैरियर्स। कैरियर काउंसलिंग ये एजू विजन, इनकी वेबसाइट पे आप जाएं। पाकिस्तान में जितने कोर्सेज, जितने पाकिस्तान में प्रोफेशंस हैं, वो सारे इस इनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं। वो वहां जाके बच्चे और पेरेंट्स और टीचर, टीचर कुछ किसी लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो बच्चों को, टीचर्स को ये कैरियर काउंसलिंग की तालीम दे रही है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इस तरह का निज़ाम है जी, कोरोना आ गया तो सारी टीचरों की जो एफर्ट्स है गवर्नमेंट की तरफ से, आज कोरोना की एहतियात और पता नहीं क्या क्या एसओपीज, फिर डेंगू मेरी आएगा अपनी फिर। अपनी अपनी फैमिली में मेरी एक जो है सिस्टर है, उनसे बात हो रही थी, तो वो ये कह रही थी कि जितनी हम मेहनत करवा रहे थे 6 माह में, साल में जो हमने मेहनत करवा रखी थी, अभी जब हम वापस गए कोरोना के बाद, जैसे स्कूल दोबारा ओपन हुए तो हम वापस गए, तो बच्चों को ये तक याद नहीं था कि ए के बाद बी आती है या सी आती है। मतलब इतनी बेसिक चीजें भी वो भूल चुके थे, क्योंकि घर में तो वालदेन ने बिल्कुल तवज्जो देनी नहीं होती। और ये भी मसला है, और अभी फिर आपने इतने लंबे टाइम के लिए जो है वो स्कूलों को बंद कर दिया, तो इसका एक यकीनी तौर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा बड़ा असर, तालीमी। ये पूरी दुनिया में ये मसाइल हैं। आप इंग्लैंड में देखें तो इन्होंने कहा है जी कुछ भी हो जाए, चाहे कोई अल्लाह माफ करे कोरोना से मर भी रहा है, तो हम स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद नहीं करेंगे। एक तो तालीम उन्होंने पे तो कोई खोल, कंप्रोमाइज नहीं करता। देखिए, लेकिन हमने बदकिस्मती से हमने हमारे, इंडस्ट्री पे मैं क्योंकि खुद व्लॉग्स भी बनाता हूँ, असल से ये लाइव से मेरा जो है वो चैनल भी है यूट्यूब पे। उस पे मैंने इंडस्ट्री के हवाले से जो तरक्की याफ्ता पैकेज हैं उनके ऊपर भी डिस्कस किया है कि इंडस्ट्री को हमने बंद नहीं किया। अब इंडस्ट्री पे यकीनन वो बहुत अहमियत की अमल है, लेकिन तालीम से ज्यादा अहम नहीं है, जितनी भी अच्छी इसमें है, जितनी भी अहम है। इसमें सर, इसमें डिबेट हो सकती है कि आप देखें, बड़ी मुश्किल से हमारा जीडीपी जो है वो बड़े मुश्किल हालात में, इकोनॉमी आपकी बड़ी प्रेशर में है। फिर उस पे एक चीज जो आप, जिस पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं वो एजुकेशन था। वो इस पे काफी डिबेट हो सकती है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस पे, लेकिन मेरा ख्याल है आपने शादी हाल खोल दिए, आप जलसे कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो चलें एसओपीज के साथ। अगर एजुकेशन खुली रहती, उसमें कुछ कंप्रोमाइज किए जा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने इसको, मेरा ख्याल है शायद उनका डिसीजन ठीक होगा, उन्होंने बंद कर दिए हैं। लेकिन एजुकेशन पे बड़ा बड़ा जोर और बड़े मसाइल है हमारे। हमारा हर तीसरा स्टूडेंट, हर तीसरा पढ़ा लिखा बंदा ये चाह रहा है कि मैं किसी तरह पाकिस्तान से चला जाऊं। और निज़ाम अच्छा, ऐसा है कि जब, इसके हवाले से जो है वो आखिरी सवाल मैंने आपसे करना है, और आपके साथ हमने एक नशिस्त और भी रखनी है, और आपसे हमने जबरदस्ती भी टाइम लेना है, क्योंकि आप जो है वो मुफीद साबित होंगे इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स के लिए। जरूर जरूर आप सर, टाइम जरूर। नहीं देते हैं, आप बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन हमने जो है नहीं वो नहीं, मैं हाजिर सर, मैं हाजिर। इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, और आपको हमने दोबारा भी लाइव लेना है। अभी मैं आखिरी सवाल का जवाब ये दें कि इस वक्त जो बच्चे घर में मौजूद हैं वो क्या करें, वो अपना तालीमी जो सिस्टम है उसका जो हरज हो रहा है उसको कैसे दूर कर सकते हैं घर से बैठे हुए। सर, अब बच्चों से ज्यादा तो उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को किसी तरह से, अब मेरा ख्याल है ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जो ट्यूशन सेंटर है वो तो आप देखा होगा, शहर है या गांव है, ट्यूशन सेंटर हर गांव हर गली में खुला हुआ है। तो मेरा ख्याल है बच्चों को एक तो जो उन्होंने पिछले साल का पढ़ा हुआ है बार बार रिपीट कराया जाए। कि वो बच्चे बच्चे होते हैं, वो तो मेरा ख्याल है इस पे नहीं करते, लेकिन उनको बार बार एक रिपीट कराया जाए। और मैट्रिक और इंटर लेवल पे कई बच्चों ने, मतलब राब्ता रहता है गांव की सतह तक कि वो क्या करें। तो मेरा ख्याल है इस लेवल के जो बच्चे हैं, इस दौरान में इंग्लिश को इम्प्रूव करें। बड़ा जरूरी है कि कल को जाके आपको इंग्लिश इंप्रूव हो तो काफी चीजें आपकी मसाइल हल हो जाते हैं। कोरोना एहतियात के हवाले से आखिरी मैसेज दें, और फिर हम आपको इजाजत देंगे। कोरोना सर, आप यकीन करें, इंग्लैंड में तो कल से वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि वैक्सीनेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जी कोरोना खत्म हो गया। 2 साल, शायद एक डेढ़ 2 साल आपको एसओपीज इख्तियार करने होंगे। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इस वक्त पीक पे है कोरोना को, टेस्ट टेस्ट एंड ट्रैक नहीं है इतना वहां पे, पीक पे है हर तीसरे 70 बंदे। से 80% जो है वो डेली की डेथ रेट हो चुकी है, और सर, ये एक पाकिस्तान में पीक पे हाईएस्ट है, है। और बिल्कुल जो सुन रहे हैं दोस्त, प्लीज इस पे, एसओपीज पे अमल करें और सख्ती से अमल करें, वरना मिसाइल बड़े गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम बड़ा कमजोर है। तो
बहुत मेहरबानी वसीम अब्बासूर, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने बहुत कीमती शुक्रिया। राय का जो है वो इजहार भी किया। इंशाल्लाह दोबारा भी कोशिश करेंगे कि आपको लेते रहें और व्यूवर्स तक जो आपकी राय है वो भी पहुंचाते रहें, और तालीमी निज़ाम के हवाले से आपका बहुत मुताला भी है, और इंशाल्लाह आप हमें गाइड करते रहेंगे। बहुत सर मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत नवाजिश है आपकी। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। अल्लाह। जी नाजरीन, तो ये थे वसीम वास्तूर साहब, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। इनसे हमने बात की तालीम के निज़ाम पे, और अब इनके बाद हम बात करेंगे जनाबे अखलाक खान काकड़ साहब। और ये टोटली डिफरेंट जो है वो टॉपिक है। आज हम इनसे जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स पैथोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे हम जानेंगे कौन सी सब्जियां, कौन से दरख्त, कौन से फल, कौन सी जो है वो चीज़ें हैं कि जिनको हम थोड़ी जगह पे उगा के ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। काकड़ साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त में से जो है वो हमारे शो के लिए टाइम निकाला है। और माजरत जी भी कि आज हम आपको जो है वो क्योंकि टॉपिक डिफरेंट से, तो इसलिए थोड़ा सा लेट आपको जो है हमने ज्वाइन करवाया है प्रोग्राम में। तो आपकी नहीं नहीं, कोई सेहत ऐसी कैसी बात है? नहीं। जी अल्लाह का शुक्र। जी। थैंक यू सला, सर साहब। जी आवाज आ सलामत रही है रहें। ठीक है? जी जी, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर भी हूँ, और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो फार्मिंग के शोबे में आगे बढ़ रहा है, कुछ तरक्की कर रहा है, या फिर वो वहीं गंदम पे, गन्ने पे और चावल पे खड़ा है, तो हमें वही उगाने हैं। नहीं, ये जो बात है ना, आपने बड़ी दुख भरी दास्तान शुरू कर दी है। ये जितना भी इस पे अफसोस किया जाए पाकिस्तान में, ये बहुत कम है। अभी देखें, पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन का मसला है, रोजगार बेरोजगारी का मसला है। सिर्फ आप जो पाकिस्तान की ज़राअत को ही ले लें, तो इसको अच्छी तरह ठीक कर लें, गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे, तो हम जो है ना दूसरे मुल्कों के ही आगे निकल सकते हैं। मसलन मैं थोड़ी सी मिसाल एक मशरूम की देना चाह रहा हूँ। तो मेडिसिनल प्लांट और मशरूम मेरी मेरी एक्सपर्टीज है। तो ठीक है। ये मशरूम जो है बहुत ही कारामद एक क्रॉप्स है। पूरी वर्ल्ड में इस पे बहुत ज्यादा बिलियन डॉलर्स जो है अर्न कर किया जा रहा है, इस पे बिजनेस किया जा रहा है। तो हमारा अच्छा, ये पाकिस्तान का किस। मशरूम शायद बहुत सारे जो हमारे देहाती लोग हैं जो फार्मिंग से जिनका ताल्लुक है, वो मशरूम वाला लफ्ज शायद ना समझ सके। आप हमें ये बताएं, ये मशरूम को पाकिस्तान में क्या फेमस है, क्या नाम जो है वो जाना जाता है मशरूम के हवाले से? जी जी, मैं आम लफ्जों में बताता हूँ। ये खुम्बी से कहा जाता है आम। ये बरसात के मौसम में आम हर कोई बंदा ये गांव वाले भी जानते हैं। खुम्बी के लफ्ज से जो है ना काफी लोग आशना है। इंग्लिश में से मशरूम कहा जाता है। और ये कुदरती तौर पर जो है ना ये ग्रो होती है और लोग इसको यूज भी करते हैं। तो इसके बारे में जो है ना मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये इंडस्ट्री जो है हमारे मुल्क में ये थोड़ी सी परवान चढ़ जाए, तो इसकी बेरोजगारी काफी इसमें कम होगी, लोगों का रोजगार मिलेगा। और हमारा मुल्क जो है ना वो बिलियन डॉलर जो है ना अर्न कर सकता है इसको एक्सपोर्ट करके और इसमें काम करके। ठीक है। तो ये सिंपल जो है ना, इसमें आम बंदा भी जो है ना, आप 2-3 हज़ार रुपये लगा के, 3 या 4 हज़ार रुपये लगा के इसको 20-25 हज़ार रुपया अर्न कर सकता है। तो ये हमारे क्रॉप ये जो कैसे ग्रो होती है थोड़ा इसका सा थोड़ी थोड़ा सी सा रुकेंगे। दो गाइडेंस। तीन हजार रुपया लगा के, इन्वेस्ट करके आप 25,000 रुपया कमा सकते हैं। जी जी जी, मैं आपको अभी इसकी वजाहत करता हूँ कि मशरूम जो ये ऐसी चीज है कि इस पे आजकल इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ये जो है काफी ज्यादा जो है ना, पहले लोग नहीं जानते थे इसकी इफादियत मेडिसिनली और गजाई फायदे, लोगों को पता नहीं था। मगर अब काफी प्राइवेट सेक्टर ने इन्होंने इस पे काम किया हुआ है। इसको ग्रो करने के लिए तूड़ी वगैरह चाहिए, कॉटन वेस्ट चाहिए। और ये आप ये 1 किलो कॉटन वेस्ट पे या 2 किलो तूड़ी लेके, इसको हम जो गंदम का भूसा जिसे कहा जाता है, पराली या गंदम का भूसा, उसमें से जी जी। 1 किलो जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं। ये उसको उसमें सीड डाल के, आप जैसे मतलब मैं मजाल थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि आपने 50 केजी अगर आप कॉटन वेस्ट लें, जिसकी मार्केट में आपको तकरीबन 15 रुपए पर केजी मिल जाती है, तो उसमें आप ये
15 बैग बना लें, और 1 केजी जो है ना वो उस पर डिवाइड कर दें, 20 ग्राम हर बैग में पड़ता है। और ये 50 बैग जो है वो उसमें से तकरीबन 1.5 माह के बाद ये तकरीबन 50-60 केजी क्रॉप्स निकल आती है। जो मार्केट वैल्यू है इसकी, ये 500 पर केजी सेल हो रही है। ठीक है। तो आप इसको, ये आप 500 से 50 को प्लस करें तो 25,000 जो है ना आप पर मंथ ये अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा अच्छा, अगर मुझे मुझे कोई, ये बताएं, आपने यहाँ पे ये बताया कि इसको लगाना किस में है। जैसे आपने तूड़ी का जिक्र किया, भूसे का जिक्र किया, वेस्ट जो वो काटन का निकलता है उसका आपने जिक्र किया कि उसकी हमने थैलियां बना लेनी है। अगर आसान लफ्जों में मैं अपने नाज़रीन को बताऊं जी जी कि थैलियां बना बिल्कुल लेनी ऐसे। है, तो इसका ये जो बीज होता है, ये जो हम्म स्पर्म होता है, वो कहाँ से मिलेगा? वो भी, पाकिस्तान में मिल ये जाता है? हमारे, जी जी, वो हमसे कांटेक्ट करके लैब से बनाया जाता है, इसको टिश्यू कल्चर लैब बोलते हैं, उसमें तैयार किया जाता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो 1 केजी पहले हम थोड़ा सा सीड देते हैं किसान को, ग्रोअर को, कि वो इसको तकरीबन 50 केजी जो कॉटन वेस्ट है ना उसमें ग्रो करे, पहले एक्सपेरिमेंट कर ले घर पे। और जब ये इस पे महारत हासिल हो जाए, उसको हम उसकी क्रॉप भी खरीदेंगे और उसको मार्केट भी बताएंगे कहाँ सेल करनी है, क्या क्या इसकी प्रोडक्ट बनती है। ज्यादातर पूरी वर्ल्ड में इसका पिकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में इसका बहुत जबरदस्त इसका जायका है। इस्लामाबाद और लाहौर की मार्केट मैंने इनको दिया है, काफी ज्यादा जो है ना अच्छा, डिमांड इसकी है। काकड़ साहब हमें ये बताएं, आप इसकी प्रोसेसिंग जो है वो, इसको उगाना कैसे है, लगाना कैसे है, ये भी आप बताएंगे। और आप इसका जो बीज है जिसे स्पम कहते हैं, वो भी आप लोगों को फराहम करेंगे। और आप उनको तजर्बाती तौर पे जो बुनियादी तमाम मराइल हैं वो उनको सिखाएंगे। और फिर ये सेल कहाँ होनी है वो भी आप बताएंगे, ये आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ये इसका सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं अभी 2 मिनट में इसकी वजाहत कर सकता हूँ कि सिर्फ आपने ये तूड़ी या कॉटन वेस्ट को बॉयल कर लेना है किसी ड्रम या बड़ी पतीले वगैरह में, तो इसको बड़े बॉयल टब कर लेना, में तो जो बॉयल, लोहे के होते हैं या स्टील के होते हैं, उसमें आपने इसको बॉयल कर लेना है। हाँ जी, किसी में भी, हाँ, बर्तन बड़े में आप इसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद इसको ठंडा करें। इसमें जो नमी है ना वो यानी कि इसको प्रेस करके ना सारा ये निकाल दें, अच्छी तरह पानी जो ड्रेन ड्रेन कर दें। तो ये इसका, उसके बाद शॉपर बैग में भर लें। इसका पानी जो नमी है ना वो ऐसे रखेंगे, जब आप हाथों से प्रेस करें इसमें पानी बहना नहीं चाहिए उंगलियों में, सिर्फ महसूस होना चाहिए कि ये पानी हाथों में लगा है, जरा नमी है। तो उसमें आपने 20 ग्राम जो है ना, एक वो 20 ग्राम जो है ना आप शॉपर में डाल देना, जिसमें कॉटन वेस्ट या तूड़ी, ये सॉरी ये भी मैं बता दूंगा, ये इसको घर में कोई भी वेस्ट चीज है, गत्ते, कागज, टिश्यू पेपर, जो पुराने कपड़े हैं, ये मसलन रुई है पड़ी आपकी, उसमें भी ग्रो किया जा सकता है। सिर्फ बॉयल करना है, सीड डालना है अपने, और 1 माह के लिए इसको किसी कमरे में रख देना है, बिल्कुल भूल जाना है, समझ ले। 1 माह बाद ये ना, ये सारा जो शॉपर है ना फंगस ही फैल जाएगी, वाइट हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे कमरे में रखना है जहाँ यहाँ वेंटिलेशन हो, क्रॉस वेंटिलेशन, और नीचे ठीक आप पानी का छिड़काव करते रहे, तो ये मशरूम जो है ना निकलना शुरू हो जाएगी आप ये हर बैग में से। तो वो कभी अगर वीडियो भी मैं, अगर कोई चाहे इसका, तो मेरे पास बनी हुई है, मैं वो शेयर करवा सकता हम हूँ। कोशिश और करेंगे, जो जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर किसी को ना समझ आए तो वो इस कमेंट्स बॉक्स में जो है वो कोई क्वेश्चन करना चाहे वो भी पूछ सकते हैं। और जब हम्म प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे जो काकड़ साहब की जो हमें वीडियो फराहम करेंगे वो भी इस कमेंट्स बॉक्स में जो है वो पेस्ट कर देंगे, जी ताकि जी। आप उस पर जाके मजीद अच्छे तरीके से समझ सकें, अगर आप अच्छा ये सर, फायदा उठाना चाहें। जी जी। अच्छा, मैं दूसरी और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यही कॉटन वेस्ट जो है ना, आप अगर थोड़ा सा बढ़ा भी ले ना, तकरीबन 400, इनके 400 इसके बैग बना ले, तो आपको 400 केजी हासिल होगी, जिसमें कॉस्ट तकरीबन 20-25 हजार आएगी। तो 20-25 हजार में ये इसकी जो रिटर्न है ना वो तकरीबन 2 लाख के करीब जो है ना, वो एक आपकी मार्केट वैल्यू की ना आप ग्रो कर सकते हैं। उसका हम सारी सेल लोगों को ये बताएं कहाँ सेल करनी है, किस तरह सेल करनी है। हम ऐसे गार्डन में मरीद के करीब है, वहां पर फ्री फेस्टिवल भी करवा रहे हैं हमें, ये 22 नवंबर को भी करवाया था। तो इसकी प्रमोट करने के लिए, इसकी अवेयरनेस लोगों में जागृत करने के लिए, वहाँ फ्री हम स्टॉल देते हैं लोगों को, अपनी मशरूम प्रोडक्ट बना के वो सेल करें। फिर इसके बाद हमने इसकी प्रोडक्ट ये बना के लोगों को बता रहे हैं, ये तकरीबन दूसरी प्रोडक्ट है, पिकल हो गया, इनका चार हो गया, ये
ये तकरीबन दूसरी इसकी ये चिप्स वगैरह अच्छा, जो चाइना और पूरी शायद दुनिया जो में जो इस्तेमाल की जो जाती है। पाकिस्तान से बाहर नहीं आए हैं, शायद वो हमारे दोस्त ना जानते हो। हमने बाहर ये देखा है कि इसे पिज्ज़ा में इस्तेमाल किया जाता है, इसे वेजिटेबल के तौर जी पे जो जी है वो पकाया जाता है। और इसके जो है बहुत अच्छे जो है वो पॉपकॉर्न की तरह जो है वो इसके चिप्स तैयार होते हैं। और बहुत सारी जगहों पे ये जो है वो इस्तेमाल होती है। मशरूम जिसे हम जो है वो पंजाबी में और उर्दू में जो है वो खुम्बी या खुम्बी कहते हैं। जो जब बारिश होती है, बरसाती जो मौसम होता है, उसमें बहुत सारे गाँव में ये जो है वो खुद ब खुद भी निकल आती है और उगती है। तो इसका एक जो है वो जदीद तरीका जो सामने आया है, वो चाइना से कुछ दोस्तों ने सीखा है और पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान में उसे उगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये किस तरह जो है वो आप इसको ग्रो कर सकते हैं और किस तरह इससे बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आप कमा सकते हैं। इसके लिए जगह कितनी होनी चाहिए? इसको ये बीजना तो पड़ता नहीं है। जगह जगह भी इतनी ज्यादा नहीं, हर एक इंसान के घर में एक आध कमरा होता है। 15 बाई 10 का कमरा ले लें, उसमें आप 200-300 बैग जो रख सकते हैं आसानी के साथ। तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब घरों में कमरे खाली होते हैं स्टोर रूम में, तो इतना कमरे में आप इतनी फसल जो है ना वो आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। बहुत जी मेहरबानी। अच्छा, ये बताएं कि एक बंदे ने उगा ली, अगर वो इसे नमी में सर, नहीं आपकी रखेगा। आवाज जरा स्लो आ रही है, आवाज जी जी, अभी आप मुझे सुन सकते हैं? स्लो आ आप रही मुझे, आवाज जरा। शायद मुझे एक मिनट माइक ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अभी आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज आ रही है, स्लो आ रही है जरा। जी, अभी आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, आवाज आ रही, स्लो आ रही है आपकी आवाज सर। अच्छा, आपकी आवाज़ मेरी तरफ ठीक आ रही है। मैं चाहूँगा चले, कि चलो आप ठीक आ हमारे रही आवाज नाज़रीन, अब। जी जी, हाँ आप जी, हमारे आवाज आ रही नाज़रीन है। को ये भी बताएं कि ये कितने वीक का प्रोसेस है। इसको कितने वीक के लिए आपने रख देना है, और ये जी जी कितने जी। वीक के बाद जो है वो ये मुकम्मल एक पौधे के हाँ तौर पे जो है वो सामने आएगी? हाँ, ये इसका प्रोसेस सिर्फ 1.5 माह का होता है। ये ऑस्टर, मिल्की और ये दूसरी किंग ऑस्टर होती है मशरूम की। पाकिस्तान में ज्यादा 4 किस्में ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा बटन मशरूम है, वो उस पे जरा कॉस्ट ज्यादा आती है। वो 3 मंथ का जो है ना प्रोसीजर है, और उसमें जो मार्केट वैल्यू है वो ये तकरीबन 1000 पर केजी, 1000 रुपये पर केजी सेल होती है। उस पे कॉस्ट जो आती है ग्रो करने की, वो 250 से 300 रुपये पर केजी आती है। उसमें जरा हम उसको, ज्यादातर लोगों को नहीं हम बता रहे हैं शुरू में, ताकि जो ये जो कम सरमायादार वाले हैं वो ऑस्टर और किंग ऑस्टर या मिल्की ग्रो करें, ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ये ना फील ना करें कि ये जरा काफी मुश्किल है। तो बटन जो है ना, इसके बाद आप जब इस काबिल हो जाएं तो वो बटन भी मशरूम पे हम उनको भी वो भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब बटन आप क्योंकि पहले काफी ये कोशिश कर रहे पॉपुलर हैं है। कि जो सबसे इजीली उगाई जा सकती है और जो ग्रो करती है, वो आप लोगों को बता रहे हैं, जो सस्ती भी है और जो जल्दी ग्रो भी करेगी और जिसका जो है वो लोगों को नुकसान भी नहीं होगा, और इससे ज्यादा पैसे कमा सकेंगे, कम खर्च कर सकेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। अम, इसके अलावा अच्छा, और इसके भी इसके अलावा भी, मशरूम के अलावा भी कोई ऐसा पौधा या सब्जी है जिसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें कि उससे हाँ हाँ, मेडिसिनली जो ये काफी पौधे हैं। आजकल कोरोना जो है ना वो काफी ज्यादा फैल रहा है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ये एक पौधा है, प्लांट आम नर्सरी से मिल जाता है। ये स्ट्रोशियम प्लांट का नाम है उसको। ये येलो कलर के फूल लगते हैं, वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। अगर उसको मेडिसिनली देखा जाए तो उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इम्यून बूस्टिंग, विटामिन सी जो है ना बूस्ट अप करता है। उसके बाद फ्लू, कफ, ये सारी जो है ना सिम्टम जितनी भी कोरोना की है ना, उसको ये बिल्कुल उसके लिए बेहतरीन चीज है। तो उसके साथ ये काफी ज्यादा ये मेडिसिनल प्लांट है हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। अच्छा, ये जिसका आपने बताया है, ये ये पौधा जो है वो कैसे उगाया जा सकता है? इसका बीज जो है वो हमें पंसार से मिलेगा या कहाँ से वो दस्तयाब होगा, अगर कोई शख्स ये उगाना आप चाहे तो? नर्सरी, किसी भी नर्सरी चले जाएं, मैं आपको मैं शेयर कराऊंगा, इसकी पिक्चर ही आप देख लेंगे ना तो हर बंदे ने देखा हुआ है।
तो इसमें तो विटामिन सी जो आपने है ना आपने इसकी। प्रोग्राम के बाद जो है वो इसकी पिक्चर आपने मुझे भेज देनी है, ताकि हम उसे कमेंट्स में भी जो है वो छोड़ देंगे, और जो जी जी, नाज़रीन मैं देखना अभी चाहेंगे आपको वो सेंड भी करूंगा, देखें। आप सबको शेयर करा दें। मैंने खुद इसका यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये जबरदस्त किस्म की विटामिन सी से भरपूर है, इम्यून बूस्टिंग करता है, नज़ला जुकाम वगैरह खांसी, ये बिल्कुल इसको, और बैक्टीरियल का इलाज है बेहतरीन, क्योंकि बैक्टीरिया, ये वायरस जो है ना बैक्टीरिया, आप इसका शरबत बना के इसको ग्राइंड करके पत्ते फूल वगैरह इसको पिए, और बेहतरीन इफेक्ट करता है ये। इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम। मैं नाजरीन को यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो आपको कोरोना से बचा सकती है, वो आपका जो विटामिन सी है। अगर आपकी बॉडी में उसकी इजाफी जो है वो इजाफी तौर पे वो आपकी बॉडी में मौजूद है, तो वो आपको एज अ सेफ सेफ लाइफ और सेफ गार्ड के तौर पे जो है वो साबित होगा, और आपके करीब भी नहीं आ सकेगा कोरोना, अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। और इम्यून सिस्टम बेहतर होने के लिए आपका जो विटामिन सी है वो आप में होना चाहिए। और उसके लिए ये जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान है वो हमें बता रहे हैं इस पौधे का नाम, और इसकी पिक्चर भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ घर में उगा के आप जो है वो सस्ता इलाज कर सकते हैं, उसे घर में भी उगाएं, और उसे खांसी के तौर पे, फ्लू के लिए, और उसे कोरोना से बचने के लिए उसे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्या रहेगा काकड़ साहब, हमें ये बताएं। ये यूरोप में जो है ना सलाद के तौर पे और विटामिन सी के और बैक्टीरियल के लिए यूज होता है। तो मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया है। ये कोरोना मरीज के लिए बेहतरीन चीज है। सिर्फ ये आप जितनी मर्जी मकदार, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप ना गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू सारी। तो आप हैरान रह जाएंगे कि आम सा एक पौधा है, घरों में लगा लगता है, ये फ्लावर के लिए अच्छा, ये येलो फ्लावर होता है। तो इसकी जबरदस्त मेडिसिनल ये है इसकी प्रॉपर्टीज। और इसमें आप जो भी किसी को कोरोना इनके ना वो अगर होगा या होने वाला है, या इसकी वो कुछ हिस्सेमात सिम्टम भी, खत्म के अगर तौर कुछ पर सिम्टम इसको भी जाहिर इस्तेमाल होते हैं, कर तो वो सकते हैं। पहले से ही इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जी, आपने मेरी बात सुनी। मैंने ये कहा है कि अगर किसी को थोड़े से सिम्टम भी जाहिर होते हैं, तो वो पहले से ही इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। जी जी, यानी कुछ भी अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स ही हो तो ये जो है ना इसके लिए बेहतरीन इसका क्योर का इलाज इनका साबित होगा। बहुत मेहरबानी। अच्छा, इसके अलावा तीसरी जो चीज़ आप बता रहे थे, उसकी तरफ चलते हैं। नहीं, वो एक तो वो जो मेडिसिनल प्लांट है वो इसका ट्रेंड नहीं है लोगों में ज्यादातर। वैसे रोजमेरी है, ये काफी सेल हो रही है इधर, काफी ज्यादा बड़े मार्ट्स में। इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है इसके। इस पे जो है ना इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना इसका। तो किसानों को अगर कोई लेना चाहे मशरूम की सारी, वो हमसे रब्ता करे तो हम उसको सारी डिटेल जो है ना ये बता सकते हैं। कई लोगों, क्योंकि अब मैंने ये कोरोना के इसलिए प्लांट्स का बताया कि ये एक आम जो है ना डिजीज है लोगों के लिए। तो इसलिए तो ये बड़ा लंबी बात हो जाएगी। जगह जगह जो है ना, जेहलम में ये एक अगर कोई सुन रहा है, जेहलम या इधर फतेह जंग में एक बूटी मिलती है, उसे दमासा कहते हैं, और फगोनिया इसका नाम है। तो दमासा जो ना हर बीमारी का इलाज है, औरतों की हर बीमारियों में। ये थैलेमेसिया या वो बुखार हो, किसी को टाइफाइड हो, या किसी को ये खांसी वगैरह कोई क्रोनिक डिजीज हो, ये ब्लड प्रेशर और हार्ट में जो क्लॉट्स आए होते हैं, इसका जो बेहतरीन इलाज जो है ना, मैंने वहां पर प्रैक्टिकल किया। फतेह जंग में मैं प्रोजेक्ट चला रहा था, तो वहाँ जो गांव के लोग जितने भी कोई बीमार होता तो मैं उनको पीस के यही बूटी वहां जगह जगह ग्रो हुई है। कांटेदार बूटी है वो, मैं उसकी भी तस्वीर में शेयर कर रहा था। तो वो मैं जिस जिसको भी दी है ना, किसी भी बीमारी में है, इवन कोई भी पेट की बीमारी है या कोई, तो जिसको भी देता था ना, वो उन्होंने मेरे इनके डॉक्टर मशहूर कर दिया कि डॉक्टर साहब आए हैं, वो ऐसी शिफा है, कोई पुड़िया देते हैं वो ठीक हो जाता है। तो वहाँ छड़द गांव है, उन लोगों को पता होगा। तो मैं जिस जिस जिसको, तरह मुझे खुद नहीं पता था, मैंने तो थोड़ी सी इसकी मेडिसिनल वैल्यू देखी थी। मुझे खुद नहीं पता था कि दमासा बूटी जो है ना इस कदर कामयाब है। और आप यकीन करें, इस कदर कीमती बूटी है ये, पूरी वर्ल्ड में उसकी अच्छी खासी मेडिसिनल जो है ना, ये थैलेमेसिया और ब्लड प्यूरिफाई और ये कैंसर में यूज हो रही है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मगर इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने इसमें, कुदरत ने बहुत सारी जो है ना शिफा रखी है।
और हर बीमारी का इलाज तकरीबन जो है ना, मैंने उस देखा कि बूटी में से जो है ना बड़ी आसानी से हो जाता, मगर उसको इस्तेमाल करें, ये ताज़ा बूटी। और ये आप ये जाए ना इधर फतेह जंग में, तो वहां टनों के टन आप नहीं कहना पूरा जंगल भरा हुआ है इसका, ये जितनी मर्जी आप वहां ले ले, मगर इसको अच्छा, सुखा के मैं इस्तेमाल ना यहाँ पे करें, जो है ना ताज़ा वो, इस्तेमाल करें बस। जी बहुत मेहरबानी, आपने जो है वो हमारे नाजरीन के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक तो आपने मशरूम की बात की, और उसके अलावा आपने जो है वो दूसरी जो फ्लावर वाला पौधा है उसकी बात की। इन दोनों की मैं यहाँ पे पिक्चर भी जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर दूंगा, ताकि हमारे नाजरीन देख सकें। और इसमें जो मैं भी हमारे शेयर साथ कर दूंगा। काकड़ साहब ने जो है वो शेयर की हैं तफसीलात, वो ये हैं कि मशरूम जो है वो अगर आप कम अज़ कम 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार भी उसके ऊपर जो है वो खर्च करेंगे, तो उससे 25 से 30 हज़ार आप जो है वो रिटर्न ले सकते हैं, उससे आप कमा सकते हैं। और मशरूम के इस वक्त बड़े बड़े बागात उगाए जा रहे हैं, और बहुत बड़े लेवल पे इसको जो है वो काश्त किया जा रहा है। और इसका जमीन में जो है वो बीजना जरूरी नहीं होता। उसके लिए अगर आपके कमरे में एक जो है वो कमरे की जितनी भी जगह है, और आपके पास जो है वो शेल्फ हैं, तो आप उनके अंदर भी इसको उगा सकते हैं। उसका तरीका भी हमारे साथ काकर साहब ने जो है वो शेयर किया है। और इसके अलावा मैं इनकी वीडियो का एक लिंक जो है वो भी इसके नीचे छोड़ दूंगा, जो अफराद जो है वो इंटरेस्टेड हो वो इसका तजर्बा ज़रूर करें। वो काकड़ के साथ काकड़ साहब जो है उनके साथ खुद भी रब्ता कर सकते हैं, और ये इनको मुकम्मल तौर पे गाइड भी करेंगे, बीज कहाँ से फराम होता है वो भी बताएंगे, उसके अलावा ये सेल कैसे होती है वो भी बताएंगे, मुकम्मल तौर पे गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं बहुत मशहूर हूँ अ, अखलाक खान काकड़ साहब आपका, कि आपने हमारे नाजरीन के लिए आज हमें टाइम दिया है, और ये कीमती मशवरा और कीमती मालूमात जो है वो शेयर की हैं। अगर आप कोरोना के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें एहतियाती तदाबीर के हवाले से हमारे नाजरीन को। जी आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज नहीं, आवाज जी कम हो जी, रही। मैंने कहा कि आप हमारे नाजरीन को जो है वो कोरोना की वबा के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके हवाले से कोई आखिरी पैगाम दें, ताकि जो है हाँ, वो नाजरीन आपसे जो है वो ये मैसेज ले सकें। ये सिंपल, ये जो कोरोना ये वायरस है ना, इसका देखिए पाकिस्तान में भी ये एक टीम अमेरिका से आई थी, रिसर्च कर रही है कि पाकिस्तान के लोग जो है ना, इनको कोरोना क्यों नहीं हो रहा। सिंपल इसकी, अगर कब कोरोना हो भी जाए तो इससे डरना नहीं है। इसकी सारी इसकी जो विल पावर है इंसान की, ये सबसे बड़ी दवाई है। अमेरिका में इनमें भी एक कैदी पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसने उसको मौत की सजा मिली थी, तो उसने डॉक्टर ने कहा कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है इस पे। तो उस कैदी को ये कहा गया था कि तुम्हें एक कोबरा सांप जो है ना काटेगा, और हम इसको ऐसे ये नहीं कहना इसको मौत दे देंगे। तो उन्होंने कोबरा नहीं काटा, एक सुइयां जो है ना वो उस पे यानी कि लगाई, जिससे पता चला भी उनको कोबरा ने काट लिया, तो वो उसी चीज से मर गया। तो हमारा जो है ना, इससे अब जितना इसको डरेंगे इससे, तो आपकी जो खौफ है ना वो बहुत बड़ा इसका जो है ना ये दुश्मन है। तो अगर हो भी जाए तो ये आप इससे ये अपनी विल पावर को मजबूत करें, अल्लाह पे यकीन रखें, और इंशाल्लाह ये जैसे भी कोई होगा। अब मैं हमारे घर में भी कोरोना आया था, आप मैं ये भी इसमें आप ये अफेक्टेड कह हुआ रहे था। हैं, आप ये कह रहे हैं कि इंसान जो है वो कोबरा के डसने से नहीं बल्कि डर से मर गया। तो जी किसी भी जी, बीमारी बिल्कुल को ऐसे ही। सामने रख के उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं, अपनी विल पावर है, उसे बेहतर बनाएंगे, तो आप कोरोना जैसी बीमारी से भी लड़ सकते हैं, और इससे जो है वो बाहिफाजत बाहर आ सकते हैं। ये कह रहे जी हैं जी आप? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। जी, तो आप कुछ बता रहे थे कि कोरोना के हवाले से। हाँ, बस यही है कि इसकी जो अगर कोई किसी को अगर हो भी जाए ना, तो इससे आप इसको खौफ तारी ना करें। जितना ज्यादा इसको आप खौफ तारी करें, ईरान में बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, 100 साल बुजुर्ग थे, उन्होंने ये जो है ना अपने आप को विल पावर से ठीक है। ऐसे कई जो है ना हमारे मुल्क में मिसालें मिलती हैं। तो इसको अपने जहन में, ये मीडिया जो है ना आजकल जो सारा ये इसराइल जो है ना इसके पीछे कार फरमा है, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। तो इनका पूरा एजेंडा है, वो नाफिज करना चाह रहे हैं हम अल्लाह पे यकीन जब छोड़ देंगे ना, तो हम ये इन्हीं चीजों से हम जो है ना ये इनके नरगे में आ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि अपने आप को जो है ना वो अपनी विल पावर मजबूत करें, इसकी हिफाजती तदबीर के साथ साथ इसमें खौफ ना खाएं, खौफ में मुतला ना हो। अगर खुदा न खासा किसी को हो भी जाए, तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखे, अल्लाह पे यकीन रखे,
अल्लाह को याद रखे तो इंशाअल्लाह ताला वो यकीन रखेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो इससे बच जाएगा। ये हमारे पास साथ बहुत सारी मिसालें पड़ी हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो है वो नाजरीन के लिए टाइम निकाला, उनको कीमती आरा और मशवरों से जो है वो नवाजा है। इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही बेहतरीन मौज़ूआत पे जो है वो आपको अपने साथ लेके आएं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 70 से 80% लोग जो है वो पर डे के हिसाब से उनकी डेथ हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ बेहतियाती है, और आप खौफ खा रहे हैं। आप एसओपी पे जरूर अमल करें। आप जो है वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आप सैनिटाइज जरूर करें। फासला रखें। एहतियाती तदाबीर के साथ साथ आप अपनी विल पावर जो है उसे अच्छा बनाएं, और विटामिन सी जो है वो उसे लेते रहें, ताकि आपकी जो अंदरूनी बॉडी का निज़ाम है वो मजबूत रहे, और आप ऐसी तमाम जो वायरस हैं और बीमारियां हैं उनसे महफूज रह सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके घर वालों को भी सलामत रखे। असद सैयद लाइव के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, और आप तमाम मालूमाती वीडियोस वहां पे देख सकते हैं। शुक्रिया, और देखने के लिए बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।